हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष कुमार पांडे। आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको हम बोल सकते हैं C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, CNMR किस बेस पे काम करता है, NMR का रिक्वायर्ड्स क्या होते हैं, केमिकल शिफ्टिंग कैसे होती है, स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ C13 NMR कैसे वर्क करता है, और इसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, एप्लीकेशन, ये सब इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हम इसका इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक यूज टू कैरेक्टरिस्ट ऑर्गेनिज मॉलिक्यूल बाई आइडेंटिफाई कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क विथ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है। यह एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जिसका उपयोग मॉलिक्यूल के भीतर जो कार्बन और हाइड्रोजन की संरचना होती है, इसके भीतर न्यूक्लियर के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन की संरचना होती है उसको पहचान करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बन एटम की विशेषताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा है, टू टाइप्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर यूज टू कैरेक्टराइज्ड ऑन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये है कि कार्बनिक संरचना का लक्षण वर्णन करने के लिए दो प्रकार के NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका ये है कि जो इसका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है उसका हम लक्षण को, मतलब जो उसका कैरेक्टर होता है उसको वर्णन करने के लिए हम कितने प्रकार के NMR का उपयोग करते हैं, दो प्रकार के। तीसरा है H1 NMR to determine the types and number of H atoms in a molecule। इसका मतलब ये है कि जो H1 NMR है किसी अणु के H परमाणु के, मतलब किसी एटम के H एटम के प्रकार और संख्या का निर्धारण के लिए किया जाता है। और इसमें C13 NMR यूज टू डिटरमाइन टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। मतलब इसका यह है कि इसका उपयोग मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम्स के प्रकार का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अब इसमें हम इसका हिस्ट्री देखेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है। तो NMR वाज फर्स्ट डिस्क्राइब एंड मेजोराइड इन मॉलिक्यूल इसिडोर रबी इन 1938। जो NMR है उसको सर्वप्रथम किसने वर्णन किया था, तो 1938 में इसे सर्वप्रथम इसिडोर रबी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसको 1938 में इसिडोर रबी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्टैंडिंग द स्ट्रीम जर्लेक्ट एक्सपेरिमेंट्स, मतलब रबी के भौतिक विज्ञान, मतलब जो स्टर्न ग्लोर्च का प्रयोग विस्तार से ये करता है। इन 1944 रबी वाज अवार्ड इन नोबल प्राइज इन फिजिक्स, और इनको 1944 में भौतिक विज्ञान में नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसमें हम प्रिंसिपल देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है। तो न्यूक्लियर मैग्नीफाई रेजोनेंस कॉन्कर्ड इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिएटिन एटॉमिक न्यूक्ली। इसमें मतलब ये है कि नाभिकीय चुंबकीय का अनुनाद कुछ परमाणु नाभिकों के चुंबकीय गुणों से संबंध रखते हैं। इट कॉन्क्रेंट द एटम्स हैव स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें यह है कि यह स्पिन क्वांटम संख्या वाले परमाणु से संबंधित रखते हैं। C12 न्यूक्लियस इन नॉट मैग्नेटिक एक्टिव बिकाउज, मतलब C12 नाभिकीय रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। तो N13 में जो C12 होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सक्रिय रूप से एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे C12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 न्यूक्लियर स्पिन I = 0, और C13 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 7 न्यूक्लियर स्पिन I = 1/2।
हेरिटेबिलिटी न्यू टेक्निक अस कंपेयर टू प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन एनएमआर की तुलना में यह नई तकनीक है। इसमें हम देखेंगे C13 NMR अब क्या होता है कि C12 हैज़ नॉट मैग्नेटिक स्पिन एंड प्रोडक्ट नो NMR सिग्नल। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि C12 में कोई चुंबकीय स्पिन नहीं होता है और यह कोई NMR सिग्नल उत्पन्न नहीं करता है। C13 है मैग्नेटिक स्पिन I = 1/2। इसमें भी बताया जा रहा है कि C13 का चुंबकीय स्पिन I = कितना होता है, 1/2 होता है। C13 अकाउंटेड फॉर ओनली 1.1% ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग कार्बन। इसमें यह बताया जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बन C13 की मात्रा केवल 1.1% है। नॉट कपलिंग बिटवीन C13 एंड C13 हैव वीक सिग्नल। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि C13 और C के बीच युग्मन मतलब कपलिंग नहीं होता है और C13 हैव स्ट्रॉन्ग कपलिंग विच H। तो जो C13 है वो H के साथ क्या करता है कि मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और C13 है वीक कपलिंग विथ C। मतलब C13 H के साथ मजबूत बनाता है और C के साथ क्या करता है, कमजोर सिग्नल बनाता है। इसमें भी वही बताया गया है कि C13 हैव ओनली अबाउट 1.1% न्यूट्रल एविडेंस ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब इसमें वही है कि 1.1 न्यूक्लियर एविडेंस ऑफ कार्बन एटम्स। C12 does not exhibit of NMR behavior. As result, C is about 400 times less sensitive than H nuclear to the NMR phenomena. Chemical shifting range is normally 0 to 220 ppm। इसमें बताया जा रहा है कि जो इसमें केमिकल शिफ्टिंग रेंज होता है वो नॉर्मली कितना होता है, 0 से 220 ppm। नॉर्मली C13 स्पेक्ट्रा आर बोर्ड बैंड प्रोटीन्स प्रोटोन decoupled, so the peaks show a single lines. Number of the peak in the indicate the number of type of carbon atoms। अब इसमें हम देखेंगे वाई C13 NMR रिक्वायर्ड। मतलब कि जो C13 NMR है उसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसमें कार्बन NMR कैन यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ नॉन इक्वालेंट कार्बन एंड नॉन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कार्बन एटम मेथाइल मेथिलीन एरोमेटिक्स कार्बोनिल विच इन मैनी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कार्बन NMR का उपयोग करके गैर संतुलन कार्बन की संख्या निर्धारित करने और यौगिक में मौजूद कार्बन परमाणु के प्रकार जैसे मेथाइल मेथिलीन और एरोमेटिक्स कार्बोनिल की पहचान करने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें ये है ना कि जो कार्बन परमाणु है उसके प्रकार जो जैसे इसमें बताया गया था मेथाइल मेथिलीन और एरोमेटिक्स कार्बोनिल, इसका ये सब का हम इसमें क्या करते हैं, पहचान करते हैं। C13 signal are the spared over a much wider range than protein signal, makes in easier to identify and count individual nuclei। इसमें ये बताया जा रहा है कि C13 सिग्नल जो प्रोटॉन सिग्नल की तुलना में कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत नाभिकीय की पहचान करना और उसकी गणना करना आसान हो जाता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो इसमें सिग्नल्स होती हैं उसका तुलना कहीं अधिक व्यापक मतलब बोले तो इसमें ज़्यादा उसमें फैली होती हैं और नाभिकियों की इसमें पहचान करना और उनकी गणना करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये था C13 NMR रिक्वायर्ड। मतलब हमें C13 NMR की आवश्यकता क्यों है तो इसको हम देख चुके। अब
आगे देखेंगे केमिकल शिफ्टिंग। तो इसमें केमिकल शिफ्टिंग बता बोल रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट इन द स्मॉल रेंज इन केमिकल शिफ्टिंग इन H1 NMR to 10 ppm C13 NMR एब्जॉर्प्शन। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि H1 NMR के रासायनिक शिफ्ट में छोटी सी सीमा, कितना सीमा, 0 ppm की विपरीत C13 NMR अवशोषण बहुत व्यापक सीमा 0.220 ppm तक होता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो इसमें केमिकल शिफ्टिंग होती है H1 में, तो वो होता है 0 से 10 ppm, और C13 NMR एब्जॉर्प्शन जब होगा तो उसमें बॉर्डरेड रेंज कितना हो जाएगा, 0 से 220 ppm हो जाएगा। इसमें अगला बोला गया है कि द केमिकल शिफ्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर C13 इन द कार्बन इन TMS होल केमिकल शिफ्ट इन द कंसीडरेड टॉप बी 0.0 ppm। मतलब C13 के लिए रासायनिक शिफ्टिंग संदर्भ मानक TMS में वह कार्बन जिसकी रासायनिक शिफ्टिंग क्या हो जाती है, 0.00 ppm माना जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो इसमें आप देख सकते हैं कि एप्रोमैक्स वैल्यू ऑफ द केमिकल शिफ्ट इन C13 NMR। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे पहला दिया है CH3 4SI, तो इसका हम अप्रोक्स केमिकल शिफ्टिंग कितना ppm होता है, तो इसका होता है 0। और टाइप ऑफ कार्बन में क्या आ जाएगा, C और I। और फिर इसमें हम देखेंगे इसका जो केमिकल शिफ्टिंग ppm होता है वो कितना होता है, 0 से 14 होता है। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे RCH3 जो होता है वो उसका होता है 8 से 35, और इसका जो टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं वो C और Br होता है, और इसका ppm होता है केमिकल शिफ्टिंग में 25 से 65 होता है। और इसमें थर्ड दिया है, इसका होता है 15 से 50, और इसको हम टाइप्स ऑफ कार्बन में इस टाइप से अरेंज करते हैं, और इसका केमिकल शिफ्टिंग कितना होता है, 35 से 80, 40 से 60, और कितना होता है, 50 से 80 होता है। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का दिया गया है। 20 से 60 इसका ppm होता है कि 165 से 175, 30 से 40, तो इसका होता है 65 से 175। इसमें होता है 100 से 150, तो इसमें का होता है कि 190 से 200, और 110 से 170, तो इसका होता है 205 से 220 होता है। तो इस पर बहुत सारा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें अब अगला देखेंगे इसमें हम कि नंबर ऑफ सिग्नल। इसमें हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल, संकेतों की संख्या। तो इसमें जैसे दिया है द नंबर ऑफ द सिग्नल इन द C30 स्पेक्ट्रम गिव द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्बन एटम इन मोलिक्यूल। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो C13 स्पेक्ट्रम में संकेतों की संख्या अणु में मौजूद विभिन्न प्रकार के कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या करती है, बनाती है। और दूसरा दिया, बिकॉज C13 NMR सिग्नल आर नॉट स्प्लिटिंग द नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल्स द नंबर ऑफ लाइंस इन द C13 स्पेक्ट्रम। मतलब कि इसमें जो C13 NMR सिग्नल विभाजित नहीं होते हैं,
और इसीलिए सिग्नलों की संख्या के समानुपाती नहीं होती है, इसलिए C13NMR संकेत एकाधिकृत नहीं किया जाता है। इन कंट्रोल्स इन द 1H NMR situations pick in inside it is not proportionality to the number of absorbing carbons, so C13 NMR signals are not integrated। तो इसमें कुछ हो दिया गया है कि जैसे डाईमेथिल और अदर क्लोरो 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 इथेन और मेथिल, इसमें जो है C13NMR सिग्नल और C13NMR सिग्नल 3 प्रकार का दिया गया है। इसमें बर्थहोप आर इक्वेशंस। अब इसमें हम देखेंगे कि स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ C13NMR होमोन्यूक्लियस स्पिन इन स्प्लिटिंग। तो बिकॉज ऑफ इट लॉ नंबर events there is low probability of finding two C13 atoms next to each other in a splitting molecule। C13 complex negligible। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि समनाभिकीय स्पिन होमोन्यूक्लियस स्पिन स्प्लिटिंग में इसकी प्राकृतिक प्रचुरता, जो मतलब कहें तो नेचुरल एविडेंस कम होने के कारण एक ही अणु में 2 C13NMR परमाणु एक दूसरे के बगल में पाए जाने की संभावना कम है। जैसे इसमें बताया है C13 कम्प्लेक्स इज द नाइदर बल। तो इसमें जो C13 युग्मक है वो क्या होगा, नगण्य होगा। तो न्यूक्लियर स्पिन इन द स्प्लिटिंग में क्या होगा, विषम अणुवीय स्पिन विभाजन में, कि C13 विल मैग्नेटिकल couple with attract proton and argent proton n+1 rule is obeyed। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि C13 सिग्नल्स प्रोटॉन और अन्य प्रोटॉन के साथ आसान प्रोटॉन के साथ चुंबकीय रूप से युग्मित होगा, n+1 नियम का पालन किया जाता है। तो इसमें जो n+1 होता है उस रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है, विषम नाभिकीय स्पिन विभाजन। और इसमें हम देखेंगे स्प्लिटिंग टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू 2ni+ रूल। तो इसमें 2ni+ रूल क्या होता है, तो इसको हम देखेंगे। तो वेयर इसमें जो दिया है, इसमें जो दिया है 2nli+1, तो इसको हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो जैसे इसमें n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्ली है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्ली क्या है, n है, और i जो है वो क्या है, i इक्वल टू इसमें क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। इसमें क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। और जैसे इसमें एक वो दिया है कि इसमें जैसे दिया है CH3, इसमें जैसे दिया है CH3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3+1 हो जाएगा 4 क्वाइट्रेट। और इसमें दिया है 2+1 इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। और इसमें जैसे दिया है CH में CH हो जाएगा, तो +1 इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा। और ये C बस में हो जाएगा, तो 0+1 इक्वल टू 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या था, 2ni+1 रूल था। तो इसमें हमने देखा, क्या देखा कि
वन रूल क्या होता है। तो जैसे इसमें CH3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3+1, तो इसमें 4 आ जाएगा। तो 4 आया तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वायरेट बोलेंगे। और जैसे यहाँ पे CH2 है और इक्वल टू 2+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2+1 तो ये क्या हो जाएगा ट्रिपलेट हो जाएगा। और यहाँ पे 1+1 है तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डबलेट हो जाएगा। और C = 0+1 है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगलेट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, आज हमने पढ़ा। थैंक यू।